यौम शहादत शेर मैसूर। यौम शहादत शेर मैसूर। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। तारीख़ के पन्नों से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का नाम मिटाना मुश्किल है। आपके वालिद का नाम हैदर अली ख़ान था और वालिदा का नाम फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा था। आपके वालिद हैदर अली ख़ान मैसूर रियासत में एक सिपाही के ओहदे पर थे, लेकिन वो अपनी बहादुरी की बदौलत मैसूर रियासत के बादशाह बन गए थे। टीपू सुल्तान न सिर्फ तारीख़ के एक अच्छे अदल और इंसाफ वाले हुक्मरान थे, बल्कि होशियार और नेक मुत्तकी शख्स थे। उनकी बहादुरी को देखकर उनके वालिद ने उनको शेर मैसूर के लक़ब से नवाजा। आपने बहुत सी जंगों में अंग्रेज़, मराठा और निज़ाम को शिकस्त किया था। आप अंग्रेज़ से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम की हिफाजत की खातिर 4 मई 1799 ईस्वी को शहादत पाई थी। अंग्रेज़ पर टीपू सुल्तान का खौफ इस कदर हावी था कि इस जंग में आप घायल होकर नीचे गिर चुके थे, पर शहीद टीपू सुल्तान के पास जाने की अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप फरमाते थे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में दुनिया की पहली मिसाइल ईजाद की, जिसकी वजह से आप जंगों में हमेशा फ़तह पाते थे। आज भी लंदन के साइंस म्यूज़ियम में आपके दौर की मिसाइल और रॉकेट मौजूद है। मशहूर इतिहासकार कर्नल माइक विल्कस लिखते हैं, टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के कद से छोटे थे, सादी और बिना वज़न की पोशाक पहनते थे और अपनी हाली मवालियों से भी ऐसा करने की उम्मीद रखते थे। उनको अक्सर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घुड़सवारी को एक बड़ी कला मानते थे और उन्हें इसमें महारत हासिल थी। उन्हें पालकी पर चलना नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की एक झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब द अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान में मिलती है, जिसे उनके मुंशी मोहम्मद कासिम ने उनकी मौत के बाद एक अंग्रेज़ इतिहासकार को दिया था। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिसन के नेतृत्व में 11,000 सैनिकों ने वेल्लोर से मैसूर की तरफ कूच किया। 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली के नेतृत्व में 16,000 और सैनिकों का दल इस सेना में आ मिला था। इसमें कन्नूर के पास स्टुअर्ट की कमान में 6420 सैनिकों का जत्था भी शामिल हो गया था। इन सब ने मिलकर टीपू सुल्तान के शेरिंगपट्टनम पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर इतिहासकार जेम्स मिल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं, ये वही टीपू सुल्तान थे जिनके आधे साम्राज्य पर 6 साल पहले अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया था। उनके पास जो ज़मीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक राजस्व मिलता था, जबकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का कुल राजस्व 90 लाख पाउंड स्टर्लिंग यानी 9 करोड़ रुपये था। धीरे धीरे उन्होंने शेरिंगपट्टनम के किले पर घेरा डाला और 3 मई 1799 को तोपों से गोलाबारी करके किले की एक दीवार में छेद कर दिया। एक और इतिहासकार SR लंटिंगटन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि छेद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तब भी जॉर्ज हैरिस ने उसके अंदर अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया। असल में उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उनकी रसद ख़त्म हो चुकी थी और उनकी सेना करीब करीब भूखमरी की कगार पर थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन वेलकम से खुद स्वीकार किया कि मेरे तंबू पर तैनात अंग्रेज़ संतरी खाने की कमी और थकान से इतना कमज़ोर हो चुका था, अगर आप उसे ज़रा धक्का दे तो वह नीचे गिर जाएगा। 3 मई की रात करीब 5,000 सैनिक, इसमें 3,000 अंग्रेज़ थे, खाइयों में छिप गए ताकि टीपू के सैनिक को उनकी गतिविधियों के बारे में पता ना चल सके। जैसे ही हमले का वक्त आया, टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। एक और इतिहासकार मीर हुसैन अली ख़ान
किरमानी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि टीपू के कमांडर नदीम ने वेतन का मुद्दा उठा दिया था, इसलिए दीवार के छेद के पास तैनात टीपू के सैनिक उस समय पीछे चले गए थे जब अंग्रेज़ों ने हमला बोला था। इस बीच टीपू के एक बहुत वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेज़ों के तोप के गोले से मार दिए गए। किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार सैनिकों ने अंग्रेज़ों की तरफ सफ़ेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिया। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाएगा तो अंग्रेज़ सैनिक किले पर हमला बोल देंगे। जैसे ही ये सिग्नल मिला, अंग्रेज़ सैनिकों ने नदी के किनारे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहाँ से सिर्फ 100 गज दूर था। नदी भी करीब 280 गज चौड़ी थी। इसमें कहीं टखने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी था। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखते हैं कि किले के आगे बढ़ते हुए सैनिकों को आसानी से तोपों का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन तब ही खाइयों से निकलकर कुछ सैनिकों ने मात्र 7 मिनटों के अंदर किले की प्राचीर, किले की दीवार के तोप से हुए छेद पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया था। खेत पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सैनिक 2 हिस्सों में बंट गए। बाईं तरफ बंटने वाले सैनिकों को टीपू के सैनिकों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टीपू के सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में कर्नल डनलप की कलाई पर तलवार के वार से बड़ा घाव हो गया। इसके बाद टीपू के सैनिकों ने कोलम के सैनिकों का आगे बढ़ना रोक दिया। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि टीपू सुल्तान खुद अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। डनलप की जगह लेफ्टिनेंट फरवहार ने ली, लेकिन वो भी तुरंत मार दिए गए। 4 मई की सुबह टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां छेद था और उनकी मरम्मत के निर्देश दिए। उसके बाद वो राजमहल में नहाने के लिए चले गए। किरमानी लिखते हैं कि सुबह ही उनकी ज्योतिषियों ने उन्हें आगाह कर दिया था कि वो दिन उनके लिए बेहतर नहीं है, इसलिए उन्हें शाम तक अपने सैनिकों के साथ ही रहना चाहिए। नहाने के बाद टीपू ने अपने महल के बाहर इकट्ठा हो गए गरीबों को कुछ पैसे बांटे। शेरिंगपटम के मुख्य पुजारी को उन्होंने 1 हाथी, तिल का 1 बोरा और 200 रुपये दान दिए। दूसरे ब्राह्मणों को टीपू ने काला बैल, 1 काली बकरी, काले कपड़े से बनी एक पोशाक, 90 रुपये और तेल से भरा लोहे का 1 बर्तन दान में दिया। इससे पहले उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे तेल में अपनी परछाई देखी। उनके वक्त के ज्योतिषियों ने उन्हें बताया था कि ऐसा करने से उन पर आने वाली आफत टल जाएगी। फिर उन्होंने राजमहल लौटकर रात का खाना खाया। उन्होंने रात का खाना खाना शुरू ही किया था, उन्हें अपने करीबी कमांडर गफ्फार की मौत की खबर मिली। गफ्फार किले के पश्चिमी छोर की सुरक्षा देख रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बिटसन अपनी किताब अ व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वार विद टीपू सुल्तान में लिखते हैं, टीपू को ये खबर पहुंचते ही टीपू ने अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया और उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह चल पड़े जहां किले की प्राचीर पर छेद हुआ था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेज़ों ने वहां अपना झंडा फहरा दिया था और अब वो किले के दूसरे इलाके में बढ़ रहे थे। बिटसन आगे लिखते हैं, इस लड़ाई में टीपू ने ज़्यादातर सैनिकों की तरह पैदल ही लड़ाई की, लेकिन जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तब वे घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगे। मार्विल्स लिखते हैं, अगर टीपू चाहते तो वो लड़ाई के मैदान से भाग सकते थे। उस समय किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक घायल हो चुके थे। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की तरफ बढ़े तो उनके बाएं सीने पर एक गोली लग गई और उनका घोड़ा भी मारा गया था। उनके साथियों ने उनको पालकी पर बैठाकर जंग मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वहाँ कई लाशें बिछ चुकी थी। मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं कि उस वक्त उनके बॉडीगार्ड राजहान ने उन्हें सलाह दी कि अंग्रेज़ों को अपना तारुफ कराए, लेकिन टीपू ने यह सलाह नामंजूर कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों
बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुना। टीपू सुल्तान के आखिरी वक्त के बारे में भीमसेन लिखते हैं कि तभी कुछ अंग्रेज सैनिक किले के अंदरूनी गेट पर घुसे। उनमें से एक ने टीपू की तलवार को छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो करीब बेहोश हो गए थे। तभी उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक पर वार किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से दूसरे अंग्रेज के सिर पर वार किया और वो वहीं गिर गए। लेकिन तभी एक अजनबी सैनिक ने टीपू पर तलवार से हमला किया। उसका मकसद टीपू की तलवार जो कि खून से लथबथ थी उसको छीनना था। उस समय उसको पता नहीं था कि उसने किस पर तलवार चलाई थी। अंग्रेज़ों को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई है। अंग्रेज़ उनको ढूंढने उनके राजमहल गए। वहाँ अंग्रेज़ों को पता चला कि वहाँ कोई नहीं है। टीपू का एक सिपाहसालार उन्हें उस जगह ले गया जहाँ टीपू गिरे हुए थे। वहाँ हर तरफ लाशें और घायल पड़े हुए थे। मशाल रोशनी में टीपू सुल्तान की पालकी दिखाई दी। उसके नीचे टीपू के बॉडीगार्ड राजा हाग घायल पड़े थे। उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां टीपू गिरे हुए थे। बाद में मेजर अलेक्जेंडर एलन ने लिखा, तब टीपू के मृत शरीर को हमारे सामने लाया गया। उनकी आंखें खुली हुई थी। उनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल वेस्ली को लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। लेकिन जब हमने उनकी सांसें और दिल को छुआ तो हमारी सभी आशंकाएं दूर हो गई। उनके जिस्म पर 4 घाव थे, 3 शरीर पर और 1 माथे पर। एक गोली उनके दाहिने कान में घुसकर उनके बाएं गाल में धंस गई थी। उन्होंने बेहतरीन सफ़ेद लिनेन का जामा पहन रखा था जिसके कमर के आसपास सिल्क के कपड़े से सिलाई की गई थी। उनके सिर पर साफा नहीं था, शायद लड़ाई में नीचे गिर गया था। उनके जिस्म पर कोई भी जेवरात नहीं थे सिवाय एक बाजूबंद के। ये बाजूबंद चांदी की तावीज़ थी। इसके अंदर अरबी और फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखे दस्तावेज जनरल ऑफ विद टीपू सुल्तान में लिखा गया है, उनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्दुल हलीम चल रहे थे और दरबार के मुख्य अधिकारी जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उनके दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। वो लोग ज़मीन पर बैठकर जनाजे के लिए अपना सम्मान पेश कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उनके जिस्म को लाल बाग में हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। उनके बाद उन लोगों में 5000 रुपये बांटे गए जो सुल्तान के जनाजे में शामिल हुए थे। पिक्सर ने भी लिखा है कि रात होते होते माहौल और ज़्यादा गर्मज़दा हो गया। जब बादलों की गड़बड़ाहट के साथ ज़बरदस्त आंधी आई तब आंधी में 2 अंग्रेज़ अफसर मारे गए और कई सैनिक घायल हो गए। टीपू के मरने के बाद अंग्रेज़ सैनिकों ने शेरंगपटन में खूब लूट मचाई की, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान का सिंहासन, हाथी पर बैठने का चांदी का होदा, सोने और चांदी से बनी प्लेटों, जवाहरातों से जड़े ताले और तलवारें, महंगी कालीनें और सिल्क के बेहतरीन कपड़ों को रत्न से भरे करीब 20 बक्से आम सैनिकों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें इतिहास, विज्ञान और हदीस से संबंधित अरबी, फारसी और उर्दू और हिंदी भाषा में 2000 से ज़्यादा किताबें थीं। अंग्रेज़ सेना की तरफ से एक हीरे का स्टार ऑफ टीपू की एक तलवार वेलेसली को भेंट की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान, एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखा, हैरिस ने टीपू की एक और तलवार वेर्ड को भेंट की और सुल्तान के सिंहासन में जड़े बाग के सिरे को विंडसर काउंसिल के खजाने में भेज दिया गया। टीपू सुल्तान और मुरारी राव की एक तलवार लॉर्ड कॉर्न वालिस के पास यादगार के तौर पर भेजी गई। तब तक अंग्रेज़ों के सामने टीपू का कोई भी प्रतिबंधी सामने नहीं आया था। उनके बाद अंग्रेज़ों की युद्ध कौशल को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज़ पत्रकार पीटर रॉबर्ट ने अपनी किताब में लिखा है, टीपू की हार के बाद पूरा साम्राज्य हमारे पैरों पर आ गिरा था।